आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स है। चैप्टर का नाम है सेट्स, जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो सेट्स में सबसे पहला बात तो सेट होता क्या है, नहीं तो सेट होता क्या है। ये चैप्टर 1 है क्लास 11 का। क्लास 11 का आपका चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1। इसमें सबसे पहले सेट होता क्या है ये जानना होता है। तो सेट क्या होता है? आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं सेट को। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो या तो ए से, बी से, मतलब कैपिटल लेटर से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। और जो सेट्स को लिखा जाता है, इसमें जो मेंबर्स होता है, जो सेट में मेंबर होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसको अब लिखा कैसे जाता है? तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए ए एक एलिमेंट है, 1 दूसरा एलिमेंट है, 2 तीसरा एलिमेंट है, 4 चौथा एलिमेंट है, और आगे और भी है। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में, ब्रेसेस में, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेसेस बोलते हैं। इसके अंदर इसको लिखा जाता है। और एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कोमा से। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद कोमास। कोमास से हम लोग इसको क्या करते हैं? सेपरेटेड कर देते हैं। कोमास लगा करके सेपरेट कर देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, जब भी हम लोग एलिमेंट लिखते हैं तो रिपीट नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट इज रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट इज रिपीटेड, मतलब आपका कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाना चाहिए, एक ही बार लिखना है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 1 2 2, तो ये सेट नहीं हो सकता, ये कट हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है? एक बार में एक ही एलिमेंट को लिखना है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं, आपके पास अगर कोई दे देता है एक सेट बनाइए जिसमें कि 1 2 2 4 5 है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? इस तरह से लिखेंगे 1 4 5 एंड 2, मतलब 2 जो है 2 बार है तो एक ही बार आपको लिखना है। ये रूल होता है सेट को लिखते समय। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये ए, ये 1, ये 2, ये 4, ये सब एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है? तो एलिमेंट को हम लोग, जैसे मान लीजिए ये एक सेट है ए, इसका जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 क्या है? एक एलिमेंट है ए का। 2 की 4 क्या है? एक एलिमेंट है ए का। इसी तरह 5 क्या है? एक एलिमेंट है ए का। इसी तरह 2 क्या है? एक एलिमेंट है ए का। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे, जो 7 एलिमेंट है इस सेट का 7 एलिमेंट है, आप कहेंगे नहीं, 7 एलिमेंट नहीं है ए का। इसको क्या रीड करते हैं? 7 डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको क्या इंडिकेट करते हैं? ये एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट ए का। ठीक है। उसी तरह अब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, तो कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, एक टेबल जैसे ए लिख करके और ब्रैकेट लिए, उसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, टेबल के रूप में रिप्रेजेंट
कर देते हैं, इसी कारण इसका नाम रोस्टर फॉर्म पड़ा है या टेबुलर फॉर्म पड़ा है। और दूसरा जो सेट को लिखने का तरीका है वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रूल्ड फॉर्म, रूल के तहत लिखा जाता है, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है, रूल्ड फॉर्म लिखा गया है। क्या रखा गया है, रूल्ड फॉर्म बोला गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूल्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रूल्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखने का, जैसे मान लीजिए हम इसी को अगर लिखते हैं, सेट को, इसी सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ए तो लिखना होगा, इसमें ऐसे एक्स लेकर के लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इसको क्या रीड करते हैं, एक्स सच दैट एक्स। और x किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल है। देखिए इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर आपका लेस देन 5 होना चाहिए। लेस देन 5 कहने का क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4, या नहीं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते आप तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, एंड लेस देन इक्वल टू 4। इसमें क्या आ गया आपका 1 2 3 और 4 भी आ गया, लेकिन इसमें 5 नहीं आया, और फिर ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल्ड फॉर्म बोलते हैं। तो सेट क्या होता है ये हमने समझ लिया, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपसे अगर कोई बोले जो एक सेट बनाइए जो क्या है आपका नेचुरल नंबर है लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये सेट है। क्यों, क्योंकि इसको आप तुरंत लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक, लेस देन 10 है तो 9 तक। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता हूँ जो एक सेट बनाइए, बी एक सेट बनाइए जो क्या होना चाहिए आपका, मोस्ट टैलेंटेड टीचर होना चाहिए, मोस्ट टैलेंटेड टीचर। तो आपको जो है हो सकता है जो आपका जो है टैलेंटेड टीचर जो है आप बता सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा आज रोहित सर बहुत टैलेंटेड है, कोई कहेगा नहीं रोहित सर नहीं, कोई और टीचर है, मेरा सर है के झा, वो बहुत टैलेंटेड है। कोई कहेगा नहीं ये तो नहीं है, कोई कहेगा कैलाश सर जो है वो बहुत टैलेंटेड है, नहीं। तो इस तरह से सभी बच्चे का मत अलग अलग हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी कारण ये क्या है, एक सेट नहीं है। वेल डिफाइंड अगर होगा तभी हम लोग सेट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को सेट और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका इसमें वो क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स है, टाइप्स ऑफ सेट्स है। इसमें पहला आता है नल सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट भी करते हैं और उसको वॉइड सेट भी कहते हैं। तो ये नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, इसको 5 से इंडिकेट किया जाता है। किससे, 5 से। इसमें क्या होता है, इस सेट में नो एनी एलिमेंट्स, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, नो एनी एलिमेंट्स होता है, इसमें कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको 5 से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, 5 से इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जो एक सेट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन जो है वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, एन जो है वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इसको लिखिएगा जो x इज इक्वल टू एन स्क्वायर और n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो आप इसको बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो देखिए 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे 4 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 लेंगे 16 आ जाएगा। इस तरह से आप ये सेट बना सकते हैं। तो देखिए इसमें मेंबर आ गया ना, तो ये जो है आपका नल सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी में आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको कैरी करके दे देता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो x सच दैट
x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, और x कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। आप जो है छुट्टे बोल देंगे, जो नेचुरल नंबर में माइनस नहीं हो सकता है। या अगर मैं बोल देता हूँ जो सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल, स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। अब गर्ल्स स्कूल में जो है बॉयज जो है वो थोड़े होगा, नहीं होगा, तो इसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप क्या कह देंगे, ये वाइड सेट है, एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपसे मैं और भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे सी एक सेट है x such that x such that x, और x जो है x such that x इज इक्वल टू क्या दे रखे हैं हम लोग, x इज इक्वल टू दे रखे हैं, x इज इक्वल टू 2 दे रखे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू 2, और मैं बोल रहा हूँ जो x जो है वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, x इमेजिनरी नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसमें आयोटा लगा हुआ रहता है। तो 2 में तो आयोटा, कोई भी ऐसा x नंबर नहीं है जिसमें कि आयोटा अगर लग गया तो 2 के बराबर हो सकता है। हम कह देंगे ये मेरा क्या है, नल सेट है। उसी तरह से आपका है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट में क्या होता है, एक कंटेन करके ओनली 1 एलिमेंट रखता है, इट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। जैसे ए एक सेट हमने ले लिया 1, अब ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, बी जैसे मैंने ले लिया आपको और लिखा 2, तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। उसी तरह नेक्स्ट है आपका फिनाइट सेट। फिनाइट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होता है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब काउंटेबल होता है, मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे ए एक सेट है 1 2 3 4, तो ये देखिए क्या है, काउंट कर सकते हैं ना। इसमें अगर हम नंबर ऑफ ए पूछे, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट पूछे, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 4 आ जाएगा। तो जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं। और इनफिनाइट सेट क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट फिक्स्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स नॉट फिक्स्ड, जिसमें एलिमेंट फिक्स्ड नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने इस तरह से लिख दिया, अब इसमें कितना एलिमेंट्स है, डॉट 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 लगा दिया तो मुझे पता नहीं है जी कितना है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है कार्डिनल नंबर ऑफ फिनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर किसका निकलेगा, फिनाइट सेट का निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होता है। तो अभी हम लोग पीछे ही चर्चा किए थे इस बार टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 दे दिया, आपसे पूछा जाए जो कार्डिनल नंबर बताओ, इस सेट का कार्डिनल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 काउंट करके लिख दोगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब आता है बात आपका इक्विवेलेंट सेट्स, नहीं इक्विवेलेंट सेट। मान लीजिए सपोज कीजिए ए एक सेट है और बी एक सेट है, 2 सेट है आपके पास, एक ए है और एक बी है। तो ए में मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स है और बी में जो है आपका ए बी सी एलिमेंट्स है। देखिए कार्डिनल नंबर अगर दोनों में सेम है, क्या होना चाहिए, अगर आपका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स है। क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट सेट्स है। तो इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट्स एक जैसा होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स कौन होता है, जिसमें कार्डिनल नंबर दोनों सेट्स का इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आपका नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है इक्वल सेट्स। तो देखिए इक्वल सेट्स में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपका सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए,
जैसे 1 2 3 है, और आपका क्या होना चाहिए, आपका एक तो नंबर कार्डिनल भी इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ए अगर इसमें देखिएगा तो क्या आ जाता है आपका 3 आ जाता है, और इसमें भी नंबर ऑफ अगर बी देखिएगा तो क्या आ जाता है 3 आ जाता है। और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट्स का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। देखिए ये 1 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, तो एज इट इज अगर है तो इसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं। अच्छा, इससे एक चीज आपको क्लियर पता होना चाहिए, जो क्या इसका मतलब जो है, दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है। यस, इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट। बट इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे, ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। हमेशा इक्वल सेट्स क्या होगा, इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अब आता है बात सबसेट की। सबसेट क्या होता है, तो सपोज कीजिए जो ए एक आपका सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 ये इतना एलिमेंट्स है, इसमें है ये ए में है। ए में कितना एलिमेंट्स आपका आ गया है, तो ये सारे एलिमेंट ए में हैं। अब बी में सपोज कीजिए जो आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप कहिएगा जो ए का सारा मेंबर कहाँ पे है, बी में है। ए का और ऑल मेंबर कहाँ पे है, बी में है, इसलिए ए क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, बी का। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो सबसेट कब होता है, तो जब x ए में हो और x फिर किस में होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, जो ए सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है बी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, तब हम लोग क्या बोलते हैं, जो ए जो है वो सबसेट है बी का। प्रॉपर सबसेट। अब देखिए ये क्या होता है, सपोज कीजिए ए में आपका जो है 1 2 3 और बी में जो है आपका क्या है, ये 1 2 3 तो आना ही चाहिए, बाद में और भी कोई एटलीस्ट 1 मेंबर और होना चाहिए, बी में एटलीस्ट 1 मेंबर और होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। और बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का। बी क्या है, सुपर सेट है ए का। इसे ध्यान में रखिएगा, जो ए कब होता है प्रॉपर सबसेट, कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए और कोई न कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, एक एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ज़्यादा हुआ तो और अच्छी बात है। और इस कंडीशन में ए को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं किसका, बी का, और बी को सुपर सेट बोलते हैं किसका, ए का। अब आता है वर्ड बात पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है आपको, जैसे सपोज कीजिए ए एक सेट है 1 2 3, तो पावर सेट क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है किसका, कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है किसका, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। इसी सेट के जो टोटली सबसेट का कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक सेट है आपका, इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या सब होगा, तो सबसे पहला बात फाई जो होता है वो एक सबसेट होता है किसका, एवरी सेट का। फाई क्या है, एक सबसेट है किसका, तो एवरी सेट का। और इसमें से आप और भी सबसेट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो 1 1 एलिमेंट लेकर के सबसेट बना लीजिए, नहीं 2 भी एक सबसेट बन जाएगा, एक 3 सबसेट बन जाएगा, और
दो दो एलिमेंट करके आप बनाइए तो देखिए 1 2 बन जाएगा एक, उसके बाद क्या बनेगा 1 3 बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा 2 3 बन जाएगा, और बन सकता है देखिए 2 3 बन गया, 1 2 बन गया और 1 3 बन गया। अब एक जो है अपने आप में प्रत्येक जो सेट है वो अपने आप का क्या है सबसेट है, तो 1 2 3 बन गया। तो क्या याद रखना आपको, फाई और अपने आप क्या है सबसेट है एवरी सेट का, तो फाई और खुद क्या है सबसेट है किसका, तो एवरी सेट का। अब देखिए इसमें टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे एक चीज तो क्लियर पता चल गया, जो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए एक सेट है, इसका पावर सेट कौन हो गया, ये सारा हो गया। उसमें जो नंबर ऑफ मतलब कितना इसमें नंबर है वो कैसे निकालेंगे, तो 2 टू दी पावर n करके, 2 टू दी पावर n करके, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ए, पावर सेट ये क्या है, ये ए है, ये इसका पावर सेट है, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n लिखते हैं। अब देखिए n क्या है 1 2 3, यहाँ पे 3 लीजिए, 2 पे पावर 3 तो कितना होगा 8 हो जाएगा, इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का यूनिवर्सल सेट। देखिए ये यूनिवर्सल सेट जो है ना, इट कंटेन्स ऑल सेट, ये सभी सेट को कंटेन करके रखता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो एवरी सेट को कंटेन करके रखता है, तो इट कंटेन्स ऑल सेट्स, जितना दुनिया में सेट है सबको ये क्या करता है कंटेन करके रखता है। और इसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, यू से इसको इंडिकेट किया जाता है, किससे, यू से। और वेन डायग्राम में इसको रेक्टेंगल से इंडिकेट किया जाता है, किससे, रेक्टेंगल से इंडिकेट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया है, ये क्या करता है सभी सेट को कंटेन करने की क्षमता है यूनिवर्सल सेट में। अब वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में सेट को किससे इंडिकेट किया जाता है, सेट को इंडिकेट किया जाता है सर्कल से, या आपको इलिप्स से, ऐसे भी करके ओवल शेप में, लेकिन मोस्टली आपको क्या है सर्कल है, ठीक है। और आपको यूनिवर्सल सेट को किससे इंडिकेट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को किससे इंडिकेट किया जाता है, तो रेक्टेंगल बना करके, और रेक्टेंगल के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, ये सर्कल सबको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक यूनियन ऑफ सेट। आज के जो है ना वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे चर्चा कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, नहीं ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला हम लोग पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए यूनियन का मतलब ये होता है जो क्या करना, दोनों में से कलेक्शन करके लिखना, यूनियन होता है कलेक्शन करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ए एक का आपके पास सेट है 1 2 3 4, और बी एक आपके पास सेट है कोई 1 2 5 7 8। तो यूनियन कैसे लिखा जाता है, तो ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, ए यूनियन बी। ये क्या होता है आपका ए यूनियन बी, जो आपका ए में एलिमेंट है और बी में भी है, जैसे यहाँ पे 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें से सिर्फ 1 लेंगे, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ 2 ले लेंगे, यहाँ 3 है 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे और 8 ले लेंगे। कहने का क्या मतलब है, यूनियन लिखते समय हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जो दोनों में है उसको भी रखते हैं, इसमें से एक रखते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसको, मतलब एक तरह से एलसीएम समझिए इसमें, ठीक है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं हम लोग, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ए यूनियन बी क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका जो x मतलब जो है x की वैल्यू, मतलब कहने का मतलब हुआ जो कलेक्शन करना, क्या करना, कलेक्शन करना, जो x बिलोंग्स कर रहा है a में भी, और मतलब क्या होता है यूनियन, ध्यान रखिएगा, और मतलब यूनियन होता है, और x बिलोंग्स टू b भी, ठीक है। तो x क्या होता है, a से भी लेते हैं और b से जो है उन दोनों में से एक को लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर x a में है तो x
ए से ले लेते हैं और जो मेंबर बी में है उसको भी ले लेते हैं, लेकिन एक मेंबर को 2 बार नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं होता है। जो सेट लिखते समय रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरह इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो इंटरसेक्शन समझिए एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है आपका। क्या है? ए एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 और बी एक दूसरा सेट है। क्या है? 1 2 5 7 9। तो अब आपको अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 2 हो जाएगा। जो दोनों में रिप्रेजेंट है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लिखते समय क्या ध्यान में रखना होता है हम लोग को, जो इसमें क्या आता है आपका, तो x बिलोंग्स टू ए एंड जो दोनों में है उसी को सिर्फ लिखते हैं x बिलोंग्स टू b। तो ये आपको ध्यान में रखना है कैसे लिखा जाता है। जो दोनों में है उसको लेते हैं, ठीक है, जो एक में है उसको नहीं लेते हैं। सिर्फ यूनियन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक वो है डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट मतलब हुआ कहने का, जैसे इसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है सपोज कीजिए 5 7 9। तो इसका अगर आप इंटरसेक्शन निकालिएगा तो क्या निकलेगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 5 हो जाएगा कॉमन। तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो जाए वो दोनों सेट क्या कहलाता है, डिसजॉइंट कहलाता है। मतलब हुआ ये एक रेक्टेंगल है, ए एक सेट ये है, बी एक सेट ये है। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट है। उसी तरह अब आपको है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको जो है हम लोग क्या लिखते हैं, ए इसको हम लोग ट्रायंगल बना करके दिखाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये क्या होता है, जैसे दो सेट आपके पास है, एक ए है एक बी है, तो ए इसको पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ये क्या होता है आपका, एक बार माइनस करके लिख लेते हैं ए माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज यूनियन ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आपको एक तो वैसे ये आता नहीं है टॉपिक 11th में, लेकिन अगर आ गया तो आपको कैसे लिखना है, जो ए माइनस, एक बार दोनों को माइनस कर देना है, एक बार ए माइनस बी एक बार बी माइनस ए, और दोनों का जो यूनियन होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे इंडिकेट करते हैं, मान लीजिए ए एक सेट है आपके पास, तो इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ऑफ सी, या नहीं तो ए डैश, या नहीं तो ए पे पावर बार, ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है एक्चुअल में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का क्या मतलब है, तो ये होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल में से अगर हम उस सेट को माइनस कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। इसे सपोज कीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास इस तरह से, और ए एक सेट है आपके पास 1 2। अब आपको कोई कहता है ए डैश निकालो, तो क्या लिखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या सब बच गया, 3 और 4 और 5। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब है अलजेब्रा ऑफ सेट। जैसे दो सेट का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो क्या मिलता है, मुझे ए मिलता है। यूनियन मतलब जो दोनों में है उसको उसमें से एक लेना है, तो ए यूनियन ए मतलब ए। उसी तरह ए इंटरसेक्शन ए करते हैं तो फिर मेरा क्या आता है, ए आता है। ए को अगर हम 5 से यूनियन करते हैं तो मेरा क्या है, ए आता है। उसी तरह यू को अगर ए से इंटरसेक्शन करते हैं तो ए आता है। क्यों आता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यू आप 1 2 3 4 ले लीजिए और उसको इंटरसेक्शन कर दीजिए ए से, ए में मान लीजिए 1 2 है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में है उसको लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 2 आ गया। तो 1 2 क्या है आपका, ए है, नहीं, देख लीजिए ए है।
तो उसी तरह ए यूनियन बी अगर करते हैं हम लोग तो उसको हम लोग बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए लिखिए, बात एक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी रखिए या बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, आपका सेम रिजल्ट आएगा। अब इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इसको जो है क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दो में फर्स्ट दो में ब्रैकेट है, तो आप इसको लास्ट दो में भी ब्रैकेट लगा करके सेम रिजल्ट आएगा। उसी तरह इसमें पहले लास्ट के दो पे ब्रैकेट है, आप पहले दो पे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये सब सारे एसोसिएटिव रूल है, ये सब आप जो है पढ़े होंगे बचपन में 9, 10, 7, 8 में। अब उसी तरह ए, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लॉ। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आपको क्या करना होगा, एक बार ए यूनियन बी करना होगा और एक बार ए यूनियन सी करना होगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए यूनियन दो जगह आ गया ना, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन होता है, जो पहले होता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। उसी तरह ये देखिए इंटरसेक्शन पहले है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। ये सब जो है रूल है, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह ए यूनियन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यूनियन यहाँ पे है तो आपको क्या लगा देना है, इंटरसेक्शन लगा देना है। उसी तरह यहाँ इंटरसेक्शन है तो क्या लगा देना है, यूनियन लगा देना है। उसी तरह फॉर्मूला होता है आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है आपको इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का, जैसे उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 बार एलिमेंट आ गया, जैसे एक सेट ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक बार जो है फर्स्ट दो के साथ इंटरसेक्शन, फिर लास्ट दो के साथ इंटरसेक्शन और फर्स्ट एंड लास्ट के साथ इंटरसेक्शन है। फिर लास्ट में क्या आता है, नंबर ऑफ ए प्लस बी प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आता है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से सॉल्व करते हैं, ए बी सी, ठीक है। इस तरह से ये 3 सेट होता है, इसको जो है ए बी सी डी ई एफ और जी लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो 3 में है, तीनों में कॉमन है, इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोला जाता है। तो ये सब टॉपिक हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। उसी तरह नंबर ऑफ ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस कर दें तो मुझे क्या मिल जाता है, ए डैश यूनियन बी डैश का यूनियन मिल जाता है। उसी तरह नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो यू ले लेंगे और उसमें से यूनियन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगा। तो ये आपको याद करना पड़ता है ये सब चीज़ थोड़ा बहुत, और जितने भी रूल हैं ये रूल याद करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 2 सेट में जो है डिफरेंस ऑफ 2 सेट निकालना है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है और बी एक सेट है जिसमें है आपका 1 2 5 7 8। अब आपको कोई बोलता है ए माइनस बी निकालो, ठीक है, डिफरेंस निकालो। तो देखिए ए का एलिमेंट लिखेंगे और बी का एलिमेंट नहीं लिखेंगे। पहले कौन है, ए है, ए का एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 1 2 और 1 2 दोनों में आ रहा है ना, तो ये दोनों नहीं आएगा। क्या बच गया, 3 4 बच गया, तो 3 4 यहाँ लिख देंगे। तो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए का जो एलिमेंट ए में है और वही सेम एलिमेंट अगर बी में है तो उसको नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल, 3 4 बच गया। समझ में आ गया। तो फिर उसी तरह अगर आप मान लीजिए बी माइनस ए लिखना है आपको, तो अब क्या करना है, बी के एलिमेंट को रखना है, जो कॉमन है उसको नहीं लेंगे। बचा कौन कौन, 5 7 8, तो क्या आ जाएगा 5 7 8। इससे आपको ये चीज़ क्लियर पता चल गया होगा जो ए माइनस बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता है बी माइनस ए का सेट के अंदर, ठीक है। अगर इसको हम वेन डायग्राम में देखें तो ए माइनस बी को कैसे लिखा जाता है, ए माइनस बी को जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी।
आपको कोई लिखना है a माइनस बी, तो कैसे लिखिएगा a माइनस बी? तो जो a में होगा एलिमेंट, a में होगा, a में इतना एलिमेंट है, b में नहीं होना चाहिए, और जो कॉमन है वो भी नहीं होना चाहिए। इसमें जो है वो नहीं लेना है, इसमें जो है वो भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन वाले को भी नहीं लेना है, बी वाले का भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ ए वाले को लेना है। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है बी माइनस ए लिख करके दिखाओ, तो इसका कैसे बनेगा? इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये किसका डायग्राम हो गया? बी माइनस ए का डायग्राम हो गया। अब अगर कोई आपसे बोला जाता है जो ए यूनियन बी का डायग्राम बनाओ, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो क्या होगा? ए यूनियन बी में सब कुछ आ जाता है, ये टोटली आ गया। उसी तरह अगर आपसे कहेगा जो ए और ये बी बन गया, अब आपसे कोई पूछेगा जो ए इंटरसेक्शन बी का बना करके दिखाओ, तो कौन आएगा? सिर्फ इतना सा पार्ट्स आएगा। तो और भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी इसमें बहुत कुछ समझेंगे। पहले आप इस थ्योरी को समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे।